कोरोना संकट की घड़ी में रिजर्व बैंक ने दिया बड़ा भरोसा, कहा बैंकों में नहीं होने दी जाएगी कैश की कमी। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के हालात दूसरों से बेहतर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र की मंडियों का किया दौरा। अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार फसल खरीद करने के दिए आदेश। सिरसा जिला कोरोना महामारी से हुआ पूरी तरह से मुक्त। जिले के सभी कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर पहुंचे घर। और रोहतक में मजदूरों के लिए बनाए गए शेल्टर होम में रह रही एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म। बाल कल्याण परिषद की चेयरपर्सन ने महिला और बच्चे को दिया शगुन। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते रिजर्व बैंक आर्थिक हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और वह आर्थिक तंत्र में पर्याप्त नकदी बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर में 0.25% कटौती कर उसे 3.75% कर दिया। हालांकि रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो दर घटने से बैंक अपनी नकदी को फौरी तौर पर रिजर्व बैंक के पास रखने को कम इच्छुक होंगे। इससे उनके पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी और बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने को प्रोत्साहित होंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर बढ़े वित्तीय दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही दास ने राज्यों पर खर्च के बढ़े दबाव को देखते हुए उनके लिए अग्रिम की सुविधा को 60% तक बढ़ा दिया है। इससे राज्यों को इस कठिन समय में संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने अन्य उपायों के संबंध में कहा कि केंद्रीय बैंक लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन के जरिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि ये काम किस्तों में किया जाएगा। The IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion US, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल के बाद जिन इलाकों में स्थिति नियंत्रण में होगी वहां केंद्र सरकार कुछ और गतिविधियों में छूट दे सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान समेत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं में कम से कम स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में कुछ और निर्माण कार्यों में छूट देने की बात सामने आ रही है। इसमें पानी की आपूर्ति और सैनिटेशन का काम भी शामिल है। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और उसके निर्माण समेत टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित काम करने की छूट दी जा सकती है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि बांस, नारियल, कोको मसाले की खेती और उनकी कटाई, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन में छूट दी जाए। वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वनोपज और गैर लकड़ी वनोपज के संग्रहण, कटाई और प्रोसेसिंग को सरकार 20 अप्रैल के बाद छूट दे सकती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद और लाडवा अनाज मंडी का दौरा किया। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को आदेश दिए कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसान की फसल खरीदी जाए ताकि किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार 20 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर रही है, जिसके लिए सभी आढ़ती सरकार को सहयोग करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मंडी में भीड़ इकट्ठा न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी का सामना सभी प्रदेशवासियों को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम सावधानी बरतते हुए कार्य करेंगे तो इस महामारी से जीता जा सकता है।
जरूरत पड़ी किसान को बारदाना खेत के लिए देने की भी, वो अपनी वहाँ स्टोरेज बनाए। पर इस महामारी में ये तो सबको मिलकर लड़ाई जीतनी पड़ेगी। हम सब मिलकर प्रिकॉशन बरत कर अगर कार्य करेंगे तो आप मानो कि प्रिक्योरमेंट भी होगी और कोरोना की लड़ाई से भी एक एक आड़ती भाई भी मिलकर इस कठिन घड़ी के अंदर हमारा साथ दे निपटाए। और साथ में किसान भी, जिस तरीके से मेरी चर्चा हुई है, 4-5 मंडियां मैंने विजिट करी, फार्मर भी समझ के अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर धीरे धीरे आ रहा है। और हम मानते हैं कि इस लड़ाई को हम सब मिलकर जीतेंगे और एक एक दाना सरसों का भी, गेहूं का भी सरकार परचेज करेगी। सिरसा जिला कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। जमातियों के संपर्क में आई गांव रोड़ी की महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। आज लगातार महिला की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सीएमओ व अन्य स्टाफ सदस्यों ने तालियां बजाकर महिला का अभिनंदन किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला की काउंसलिंग की गई और 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटाइन रहने के लिए निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि सिरसा में कोरोना संक्रमित एक भी मरीज नहीं है। सिरसा के 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा में मरीजों की संख्या शून्य रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है। डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी स्लम बस्तियों और रेहड़ी वालों की स्वास्थ्य जांच करेंगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएं। खुशी हो रही है कि हमारा जो चौथा मरीज़ था कोरोना पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो गया है और आज उसको हम होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं। रोड़ी में प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हम निभा रहे हैं और फील्ड के अंदर हमारी 25 टीमें हैं जो नॉन कोरोना टीमें कहते हैं जिनको, वो अभी जा रही हैं और हर नाके पे हमारी 14 टीमें हैं, वो जा रही हैं डेली बेसिस पे और वो लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है और जांच कर रही है। इवन मंडियों के अंदर भी हमारी टीमें हैं, वहाँ पे आने जाने वालों को ये सब की जांच हो रही है और जो स्क्रीन के बाद में कोई डाउटफुल केस होता है उसकी हम सैंपल भी ले रहे हैं। अभी जो आप हमें अनिल विज जी के हमारे आदेश हुए हमारे हेल्थ मिनिस्टर के कि सभी रेडी वाले, फड़ी वाले जो हैं और जो स्लम एरिया के हैं उन सब की जांच भी डेली बेसिस पे की जाएगी। रोहतक में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए शेल्टर होम में रह रही एक महिला ने पीजीआई रोहतक में बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महिला और नवजात को शेल्टर होम में अलग कमरे में रखा गया है। बाल कल्याण परिषद की चेयरपर्सन पुष्पा वर्मा ने महिला और बच्चे को शगुन भी दिया। जिला प्रशासन ने टीम के साथ शेल्टर होम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि अशोक की पत्नी गुड़िया 9 माह की गर्भवती है। ऐसे में शेल्टर होम में ही उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करा दी गईं और देखरेख करने वाले अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। महिला के पति अशोक को बताया गया कि जैसे ही पत्नी को प्रसव पीड़ा हो तो वो पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दे। जैसे ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए ये सूचना भेज दी गई। इसके बाद महिला को पीजीआई भेज दिया गया, जहां उसने बेटे को जन्म दिया। हाँ गुड़िया, ठीक ठाक प्रशासन की तरफ से इंतजाम हो रहा है? हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई? ना कुछ भी नहीं है। गाँव जा रहे थे, फिर यहाँ पे मतलब पुलिस वालों ने रोक लिया रास्ते से, फिर यहाँ पे आ गए आश्रम में, दयानंद आश्रम कल 11 बजे से। अच्छा, तो क्या बेटा हुआ? हाँ बेटा। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह के सहयोग किया गया? जितना हो सके तो करनी चाहिए। क्या है कि अब हम लोग भी फंसे हैं, कैसे ही नहीं। 4 तारीख को जब हमने शेल्टर होम विजिट किया तो हमने उसकी प्रेगनेंसी देखी और उससे पूछा कौन सा महीना चल रहा है, तो उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि 100 नंबर आपको ज़रूर डायल करना है, क्योंकि 100 नंबर डायल करते ही हमारा हेल्प मिल जाती है, गाड़ी आ जाती है पुलिस की। तो इन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही इनको पेन वेन स्टार्ट हुए, इन्होंने 100 नंबर डायल किया और ये हॉस्पिटल में आ गए। हम डेली उस हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवार ने आज हिसार की एक नई अनाज मंडी और सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों, श्रमिकों व अधिकारियों से मुलाकात की और सरसों खरीद कार्य के संबंध में जानकारी ली। रणबीर सिंह गंगवार ने कहा कि जिला में सरसों और गेहूं की फसल की
खरीद के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के सामने कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले प्रत्येक किसान को मास्क उपलब्ध करवाया जाए और गेट पर ही उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडी में भीड़ इकट्ठी न होने दी जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जाए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इस बार प्रदेश सरकार ने मंडियों और खरीद केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसानों द्वारा करवाए गए रजिस्ट्रेशन के अनुसार खरीद के दिन निर्धारित किए गए हैं और उन्हें इस संबंध में फोन के माध्यम से सूचित भी किया जाता है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान महेंद्रगढ़ में 1000 खाद्य सामग्री किट वितरित की। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में किसी भी प्रवासी मजदूर और गरीब परिवार को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। रामविलास शर्मा ने अपना मोबाइल नंबर 8195811111 और लैंडलाइन नंबर 01285221368 जारी करते हुए कहा कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन नंबरों पर खाने के सामान के लिए सूचना दे सकता है। सूचना मिलने पर भाजपा कार्यकर्ता स्वयं मौके पर पहुंचकर उन्हें सामान मुहैया करवाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के फैसले ने भारत को कोरोना महामारी से बचा रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में अपनी दूरदर्शिता दिखाकर स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया और समय रहते सही कदम उठाए हैं। के ऊपर मैं उपलब्ध हूँ। कभी भी कोई भी भाई बंधु बहन जिसको खाने पीने के सामान की दिक्कत हो वो हमको इस फ़ोन पर, और मेरा जो लैंडलाइन नंबर है 221-368, इसके ऊपर वो हमसे बात कर सकते हैं। वो अपना पता बता दें, वहाँ पर यह सामग्री हम उनको पहुँचा देंगे। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में हैंड सैनिटाइजर और मास्कों की मांगों में काफी वृद्धि हुई है। बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पानीपत जिले में स्थित द पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड ने लॉकडाउन के बाद से सैनिटाइजर का उत्पादन करना आरंभ कर दिया है। शुगरफेड हरियाणा के प्रबंध निदेशक कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि पानीपत स्थित डिस्टिलरी में एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने बताया कि सैनिटाइजर का उत्पादन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है और उसके बाद राज्य ड्रग नियंत्रक के पास इसके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। लाइसेंस मिलने के बाद उत्पादन आरंभ कर दिया गया। प्रबंध निदेशक ने बताया कि ये सैनिटाइजर 3 अलग-अलग पैकिंग में उपलब्ध है और फिलहाल सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं की मांग पूरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैनिटाइजर बनाने में 75% एथेनॉल, 0.125% हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लिसरीन सहित अन्य रसायन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार ही प्रयोग किए गए हैं। पानीपत शुगर मिल के रिटेल आउटलेट पर इसे आम जनता की खरीदारी के लिए भी रखा गया है। उसकी लाइसेंसिंग के लिए भेजा तो वहाँ से सैंपल रिपोर्ट्स अप्रूव होने के बाद और उसका लाइसेंस मिलने के बाद अब उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, जो कि 3 अलग अलग पैकिंग्स में है। 180 ml की पैकिंग है, उसके अलावा 1 लीटर और 5 लीटर्स की पैकिंग है। फिलहाल हम सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की और इंस्टीट्यूशंस की डिमांड जो है उसको मीट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो बेसिकली 75% एथेनॉल प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अदर केमिकल्स जो WHO की गाइडलाइन है उसके मुताबिक है। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज खानपुर कला ने इसके लिए डिमांड किया था। तो पहले उन्होंने सैंपल इसका मांगा था और उन्होंने इसका सैंपल टेस्ट करने के बाद उसको अप्रूव कर दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संकट की घड़ी में रिजर्व बैंक ने दिया बड़ा भरोसा, कहा बैंकों में नहीं होने दी जाएगी कैश की कमी। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के हालात दूसरों से बेहतर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र की मंडियों का किया दौरा, अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार फसल खरीद करने के दिए आदेश। सिरसा जिला कोरोना महामारी से हुआ पूरी तरह से मुक्त, जिले के सभी कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर पहुंचे घर। और रोहतक में मजदूरों के लिए बनाए गए शेल्टर होम में रह रही एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म, बाल कल्याण परिषद की चेयरपर्सन ने महिला और बच्चे को दिया शगुन।
समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।